नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब का 8th एडिशन को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर को डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर को। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला चैप्टर इस एडिशन में बिल्कुल नया इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को आमतौर पर हम एक किताब समझते हैं, लेकिन असल में ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो एक देश की पॉलिटिकल, लीगल और सोशल लाइफ को शेप करता है। ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी और सिटीजन्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये एक स्टेट का सुप्रीम लॉ है। तो चलिए इसके मीनिंग्स, डिस्क्रिप्शंस और अलग अलग थिंकर्स के व्यूज को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड कॉन्स्टिट्यूअर से आया है, जिसका मतलब होता है टू एस्टैब्लिश या टू सेटअप। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश करता है जो डिसाइड करता है कि एक देश में गवर्नमेंट कैसी चलनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों इसके दो मेन रोल्स होते हैं। पहला है गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन और उसकी वर्किंग को डिफाइन करना, और दूसरा गवर्नमेंट और लोगों के बीच का रिलेशनशिप फिक्स करना, यानी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स और उनकी ड्यूटीज क्या होंगी और गवर्नमेंट उनके प्रति क्या जिम्मेदारी निभाएगी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। तो दोस्तों ये था मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब समझते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को हम अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, मतलब सबसे बेसिक और हाईएस्ट लॉ। दूसरा, ये सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट है, जिसके ऊपर कोई भी लॉ या अथॉरिटी नहीं होती। तीसरा, इसे हम एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू पूरी गवर्नमेंट मशीनरी चलती है। नेक्स्ट है, ये रूल्स ऑफ द स्टेट प्रोवाइड करता है, जिनके बेसिस पर देश का पॉलिटिकल सिस्टम चलती है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक फीचर ऑफ पॉलिटी तैयार करता है, यानी डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म जैसे बेसिक फीचर्स जो कभी बदले नहीं जा सकते। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज रिगार्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं गिलक्रिस्ट के व्यूज। तो इनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट है उन रूल्स और लॉज का जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन और उसके पावर्स को डिसाइड करते हैं। मतलब ये एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि सरकार के कौन से ऑर्गन को कितना पावर दिया गया है और उस पावर का यूज किस प्रिंसिपल के तहत होगा। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशियरी उसका इंटरप्रिटेशन करती है। इंडिया में ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ने ही डिफाइन किया है। यहाँ पे नेक्स्ट है व्यूज ऑफ गिट्टेल। तो इनका मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का कलेक्शन है, जिसमें स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स होता है। मतलब किस इंस्टीट्यूशन के पास लेजिस्लेटिव पावर होगी, किसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी और जुडिशियरी को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है। अगर आपको एक एग्जांपल दूँ तो इंडिया में यूनियन और स्टेट्स के बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है व्यूज ऑफ होयर। तो इनके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन एक होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब या एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम है जो गवर्नमेंट के पावर्स को रेगुलेट करता है।
ये रूल सेट करता है कि पावर का यूज कब और कैसे होगा। जैसे प्रेसिडेंट अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे या पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर्स ना ले ले, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के रूल से ही कंट्रोल होती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक गार्जियन है जो पावर का मिसयूज को रोकता है। नेक्स्ट है व्यूज ऑफ वेड एंड फिलिप्स। तो देखिए, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में डिस्क्राइब किया है। इनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट के ऑर्गेन्स जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का फ्रेमवर्क डिफाइन करता है और उनके फंक्शंस स्पेसिफाई करता है। मतलब लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना और जुडिशियरी का काम लॉ को इंटरप्रेट करना। ये रोल्स क्लियर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। यानी उनके हिसाब से अगर ये डॉक्यूमेंट ना होता तो गवर्नमेंट ऑर्गन्स के रोल्स में कन्फ्यूजन हो जाता। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक सिंपल किताब नहीं समझ सकते। ये एक लिविंग फ्रेमवर्क है जो ना सिर्फ गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, बल्कि सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और उनकी ड्यूटीज को डिफाइन करता है। इसी वजह से इसे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस, यानी वो काम जो एक कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है। पॉलिटिकल थिंकर एलियट बुलमर ने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल फंक्शंस बताए हैं जो एक स्टेट के एग्जिस्टेंस और उसके गवर्नेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन है पॉलिटिकल कम्युनिटी की बाउंड्रीज को डिक्लेयर करना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि एक पॉलिटिकल यूनिट के अंदर कौन सा टेरिटोरी और कौन से लोग आते हैं। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली डिफाइन किया है कि भारत का एरिया क्या होगा और इसके सिटीजन्स कौन होंगे। दूसरा फंक्शन है पॉलिटिकल कम्युनिटी की नेचर और ऑथोरिटी को डिफाइन करना, यानी स्टेट किस टाइप का होगा, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, मोनार्की या फेडरल। इसके साथ साथ कम्युनिटी का अल्टीमेट ऑथोरिटी सोर्स क्या होगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। जैसे इंडिया में वी द पीपल ऑफ इंडिया ही सुप्रीम ऑथोरिटी है। तीसरा फंक्शन है नेशनल कम्युनिटी की आइडेंटिटी और उसके वैल्यूज को एक्सप्रेस करना। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के थ्रू बताता है कि हमारा नेशनल विजन क्या है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये वैल्यूज ही एक नेशन की आइडेंटिटी बनाती है। यहाँ पे चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज को डिफाइन करना। जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी बिफोर लॉ और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताता है, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना या यूनिटी मेंटेन करना। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना और उन्हें रेगुलेट करना। मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का फ्रेमवर्क और फंक्शनिंग कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिसाइड होता है। ये इंश्योर करता है कि सरकार ऑर्गेनाइज्ड और अकाउंटेबल रहे। नेक्स्ट है पावर को डिवाइड या शेयर करना। तो देखिए, फेडरल या डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे इंडिया में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू पावर्स को क्लियरली डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है रिलीजियन और स्टेट के रिलेशंस को डिफाइन करना। कुछ कंट्रीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल रिलीजियन डिक्लेयर करती है, जैसे इस्लाम इन पाकिस्तान, जबकि इंडिया जैसे स्टेट्स अपने आप को सेकुलर डिफाइन करती है, जहां स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजियन नहीं होता। यहाँ पे आखिरी फंक्शन है स्टेट को सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट गोल्स के लिए कमिट करना। जैसे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी इस बात को इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट वेलफेयर ओरिएंटेड रहे, जैसे एडुकेशन प्रमोट करना और पॉवर्टी को ख़त्म करना। तो दोस्तों, बुलमर के फंक्शंस हमें क्लियरली दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक गाइडिंग फ्रेमवर्क है जो एक नेशन की बाउंड्रीज, आइडेंटिटी, इंस्टीट्यूशन और फ्यूचर गोल्स को भी डिफाइन करता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम समझेंगे क्वालिटीज ऑफ ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में।
तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि एक देश की पॉलिटिकल लाइफ का बैकबोन है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन तभी इफेक्टिव होता है जब उसमें कुछ बेसिक क्वालिटीज हो। पॉलिटिकल थिंकर्स ने बताया है कि एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रेविटी, क्लैरिटी, डेफिनिटनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सुइटेबिलिटी, स्टेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी जैसे फीचर्स होने चाहिए। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली क्वालिटी है ब्रेविटी। तो देखिए, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्साइज होना चाहिए, मतलब जो अननेसेसरी और अनवांटेड डिटेल्स को अवॉइड करे। सिर्फ बेसिक फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल्स का जिक्र हो, बाकी चीज़ें ऑर्डिनरी लॉज के थ्रू हैंडल की जा सकती है। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 7 आर्टिकल्स में लिखा गया था और फिर अमेंडमेंट्स के थ्रू उसमें एडिशंस किए गए। यहाँ पे दूसरी क्वालिटी है क्लैरिटी। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज सिंपल, क्लियर और इजी टू इंटरप्रेट होनी चाहिए। अगर वर्ड्स क्लियर ना हो या कंफ्यूजिंग हो तो जुडिशियरी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म्स को क्लियरली डिफाइन किया गया है, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया या फंडामेंटल राइट्स। तीसरी क्वालिटी है डेफिनिटनेस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस का डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। हर क्लोज को इस तरह ड्राफ्ट किया जाए कि उसका एक क्लियर और सर्टेन इंटरप्रिटेशन निकले। अगर प्रोविजंस क्लियर ना हो तो मिसयूज या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो सकती है। यहाँ पे चौथी क्वालिटी है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अंदर सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए, जैसे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के पावर्स, सिटीजन्स के राइट्स और उनकी ड्यूटीज। अगर ये एस्पेक्ट्स मिसिंग होंगे तो सिस्टम इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज सबको इंक्लूड करता है। यहाँ पे पांचवी क्वालिटी है सुइटेबिलिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को एक नेशन की हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेज, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड और पॉलिटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट किया जाना चाहिए। हर देश के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल वर्क नहीं करेगा। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को एडॉप्ट करता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी मल्टी रिलीजियस और डाइवर्स है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। तो देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों को सर्टेनिटी मिले, मतलब बार बार अमेंडमेंट्स की ज़रूरत ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो जाए, बल्कि ये इतना स्ट्रॉन्ग हो कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल प्रेशर से बचा रहे। यहाँ पे दोस्तों आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है एडाप्टेबिलिटी। तो देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में ड्राफ्ट किया जाना चाहिए ताकि वो चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सके। सोसाइटी कभी स्टेगनेंट नहीं होती, नए चैलेंजेस आती है, जैसे टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और ग्लोबलाइजेशन के इशूज। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एडेप्टेबल होगा तो वो अपने टाइम के हिसाब से रेलिवेंट बना रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है जो कॉन्साइज हो, क्लियर हो, डेफिनिट हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, सुइटेबल हो, स्टेबल हो और एडेप्टेबल भी हो। यही क्वालिटी उसे एक स्ट्रॉन्ग और लिविंग फ्रेमवर्क बनाती है जो नेशन को गाइड करती है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक देश का पॉलिटिकल और लीगल बैकबोन कहते हैं, लेकिन हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसा नहीं होता। उनकी नेचर, फॉर्म, मेकिंग प्रोसेस और उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से स्कॉलर्स ने कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाई किया है। ये क्लासिफिकेशन हमें समझने में मदद करता है कि एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है और उसमें क्या यूनिक फीचर्स है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन है इवॉल्व और एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेजुअल प्रोसेस से बनते हैं, इनका कोई एक डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता।
ये कस्टम्स, कन्वेंशंस, जुडिशियल डिसीजंस और पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू टाइम के साथ डेवलप होते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ कोई सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट के लॉज, कन्वेंशंस और जुडिशियल रूलिंग्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये फ्लेक्सिबल भी है और सोसाइटी के साथ इवॉल्व होता रहता है। जबकि एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्शियसली बनाया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पर एक स्पेशली अपॉइंटेड बॉडी के द्वारा। ये मोस्टली रिटेन होता है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 साल में एडॉप्ट हुआ, जो एक 3 साल लॉन्ग प्रोसेस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम किया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन नेचुरली ग्रो करता है, जबकि एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्शियस डिजाइन होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। यहाँ पे दूसरा क्लासिफिकेशन है रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल ऑथोरिटेटिव डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे फंडामेंटल रूल्स लिखे होते हैं। इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन कम होता है क्योंकि रेफरेंस एक ही डॉक्यूमेंट में मिलता है, जैसे इंडिया, यूएसए और जापान। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब समझते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है। इसका मतलब है कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड नहीं होता। ये मिक्स होता है कस्टम, कन्वेंशन, जुडिशियल डिसीजंस और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेज का। इसके एग्जाम्पल्स है यूके, इजराइल और न्यूजीलैंड। यूके के कन्वेंशंस ज़्यादातर कन्वेंशंस और प्रेसिडेंट्स पर बेस्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिटी देता है, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। यहाँ पे तीसरा क्लासिफिकेशन है रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं जिसमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग से अलग होता है। जैसे यूएसए, जहाँ एक अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी कांग्रेस में और 3/4 मेजोरिटी स्टेट्स में चाहिए होती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूएसए में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। ये 2 हाउसेज में डिवाइडेड है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पे कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। स्विट्जरलैंड भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। अब समझते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को। तो दोस्तों फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें अमेंडमेंट इजीली यानी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से किए जा सकते हैं, जैसे यूके और न्यूजीलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पार्लियामेंट के एक नॉर्मल एक्ट से ही चेंज हो जाते हैं। अब समझते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों का मिक्सचर है। हमारे यहाँ कुछ प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से अमेंड होते हैं, जबकि कुछ के लिए स्पेशल मेजोरिटी और कुछ के लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। इसी वजह से इसे सेमी रिजिड और सेमी फ्लेक्सिबल भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये था रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। यहाँ पे चौथा क्लासिफिकेशन है फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में पावर सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट यानी स्टेट्स या फिर प्रोविंसेस के बीच डिवाइड होती है। यहाँ पे दोनों के पास अपने अपने स्फीयर्स होते हैं और दोनों अपने स्फीयर में सुप्रीम होते हैं, जैसे यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। फेडरलिज्म का मतलब है डुअल पॉलिटी विथ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स। अब समझते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे सारा पावर सेंटर के पास होता है। यहाँ पे अगर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट भी करती है तो उनकी पावर सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में होती है, जैसे यूके, फ्रांस और जापान।
अब समझते हैं इंडिया के बारे में। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में ये फेडरल है, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू पावर डिवाइड होती है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम या प्रेसिडेंट रूल के टाइम इंडिया यूनिटरी नेचर एडॉप्ट कर लेता है। मतलब हमारे यहाँ दोनों फीचर्स एक ही फ्रेमवर्क में मिलते हैं। तो ये था फेडरल वर्सेस यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का फुल अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। तो यहाँ पे पांचवा क्लासिफिकेशन है प्रोसीजरल और प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक लीगल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसका मेन फोकस होता है कि गवर्नमेंट के ऑर्गेन्स जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी कैसे काम करेंगे और उनके पावर्स क्या होंगी। मतलब ये प्रोसेस फोकस्ड होता है, जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो ज़्यादातर प्रोसीजरल फ्रेमवर्क देता है। जबकि प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क नहीं बताता, बल्कि सोसाइटी के लिए गोल्स और वैल्यूज भी प्रेस्क्राइब करता है। मतलब स्टेट को डायरेक्शन देता है कि लॉन्ग टर्म में सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और वेलफेयर अचीव करना है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल और डीपीएसपी एक प्रेस्क्रिप्टिव विजन देते हैं। ये गवर्नमेंट को सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गाइड भी करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम बनाता है, जबकि प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम प्लस विजन दोनों देता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग बेसिस पर क्लासीफाई करके देखा कि एक देश का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क कैसे बनता है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लासिफिकेशंस का एक यूनिक मिक्सचर है, रिटन और एनेक्टेड, रिजिड और फ्लेक्सिबल का ब्लेंड, क्वासी फेडरल और प्रेस्क्रिप्टिव। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया के सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और लिविंग डॉक्यूमेंट में से एक माना जाता है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक देश का सुप्रीम लॉ होता है, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होने से ही डेमोक्रेसी या गुड गवर्नेंस गारंटी नहीं होती। इसी वजह से एक और कॉन्सेप्ट आता है जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये कॉन्सेप्ट इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स ना हो, बल्कि उस पर लिमिट्स लगी हो। तो चलिए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो। एग्जाम्पल के लिए डिक्टेटरशिप रीजिम्स में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन वहाँ पे पावर एक ही रूलर के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जा रहे। यहाँ पे दूसरा पॉइंट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एसेंस है लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की पावर्स अनलिमिटेड नहीं है, यानी उसके फंक्शनिंग पर रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे जुडिशियरी का चेक, फंडामेंटल राइट और सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी एक्शन ना करे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है एक ऐसा पॉलिटी जहाँ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करती है और उसके पावर्स लिमिटेड होते हैं। इस सिस्टम में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है, मतलब सब लॉ के सामने इक्वल है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर प्राइम मिनिस्टर। ये आर्बिट्रेरी, डेस्पोटिक या टोटलिटेरियन रूल का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे आखिरी पॉइंट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एक सिंपल फ्रेज में समझा जा सकता है, और वो है लिमिटेड गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के एक्शंस बाउंडेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। यही एक फ्री और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बैकबोन है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एक क्लियर डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक प्रैक्टिस और बिलीफ सिस्टम है जो गवर्नमेंट को लिमिटेड रखता है और रूल ऑफ लॉ इंश्योर करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गारंटी करता है
कि डेमोक्रेसी सिर्फ पेपर पे नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी में भी एग्जिस्ट करे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब हम समझने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो अलग अलग थिंकर्स ने दिए हैं। ये डेफिनेशंस हमें क्लियर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का रियल मतलब क्या है। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेडरिक के डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ रिस्ट्रेंट है जो गवर्नमेंट के एक्शंस पर लगता है। इस सिस्टम के रूल्स इंश्योर करते हैं कि गवर्नेंस फेयर प्ले के साथ हो और गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के प्रति रेस्पॉन्सिबल बने। मतलब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती, उसे हमेशा अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी होती है। यहाँ पे नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ रूचेक। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफाइन किया एज लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब एक ऐसी सरकार जिसके पास अनलिमिटेड पावर ना हो। उन्होंने क्लियरली कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अनरिस्ट्रेंड पावर का ऑपोजिट है, यानी डिक्टेटरशिप या ऑथोरिटेरियन रूल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट है। यानी उनके मुताबिक अगर सरकार के पास अनलिमिटेड पावर आ जाए तो वो डिक्टेटरशिप बन जाती है। उनके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि सरकार के पास भी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे कि किसी भी लॉ को पास करने से पहले लेजिस्लेचर का अप्रूवल लेना या कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना। उन्होंने क्लियरली कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इक्वल्स टू लिमिटेड पावर प्लस रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ वेयर। तो दोस्तों इनके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट को रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूलर्स की पावर भी रेस्ट्रिक्ट होती है और ये रेस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के थ्रू होती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक बाउंड्री लाइन फिक्स करता है जिसके बाहर गवर्नमेंट नहीं जा सकती। जैसे अगर गवर्नमेंट किसी सिटीजन के राइट को वायलेट करता है बिना किसी कारण के, तो कोर्ट उसका डिसीजन स्ट्राइक डाउन कर सकती है और इसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इबमा। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन एक फंडामेंटल आइडिया को हाईलाइट करता है और वो है नो वन इज अबव द लॉ। उन्होंने कहा कि एक गवर्नमेंट तभी कॉन्स्टिट्यूशनल होती है जब रूलर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के सब्जेक्ट होते हैं। मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हाई अथॉरिटी लॉ के ऊपर नहीं है। जैसे इंडिया में इमरजेंसी के दौरान भी जुडिशियरी के कुछ पावर सर्वाइव करते हैं क्योंकि लॉ सब पर बराबर अप्लाई होता है। ये डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर दिखाती है और वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। तो दोस्तों इन सब डेफिनेशंस का एक कॉमन पॉइंट है और वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है पावर का लिमिटेशन और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना। यही प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि सिटीजन्स की फ्रीडम प्रोटेक्ट हो और सरकार पब्लिक सर्वेंट बने, ना कि मास्टर। अगर ये प्रिंसिपल्स ना हो तो डेमोक्रेसी भी एक डिक्टेटरशिप में बदल सकती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे लुईस हेनकिन के 8 प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये वो फंडामेंटल पिलर्स है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो चलिए एक एक प्रिंसिपल को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रिंसिपल है पॉपुलर सोवरेनिटी। इसका मतलब है कि अल्टीमेट पावर लोगों के पास होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपना अथॉरिटी डिराइव करती है आम जनता के कॉन्सेंट से। मतलब डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट रूलर नहीं बल्कि लोगों की सर्वेंट होती है। यहाँ पे दूसरा प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ। यानी किसी भी देश में कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं होता, चाहे आम नागरिक हो या टॉप लीडर, सबको लॉ के अंदर ही फंक्शन करना पड़ता है। यहाँ पे तीसरा प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होती है अपने सिटीजन्स के प्रति। इस प्रिंसिपल के तहत इलेक्शन के थ्रू लोग गवर्नमेंट चूज करती है और अगर गवर्नमेंट अपना ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाती तो उन्हें चेंज करने का राइट भी लोगों के पास होता है। यहाँ पे चौथा प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी अपने अपने स्फीयर्स में काम करते हैं और एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंसेज मेंटेन करते हैं। इससे पावर कंसंट्रेशन अवॉइड होती है
और एब्यूज ऑफ पावर को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी जुडिशियरी को गवर्नमेंट के प्रेशर या इन्फ्लुएंस से फ्री रहना चाहिए। सिर्फ तभी वो इम्पार्शियल डिसीजंस ले सकती है और सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंसिपल है सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री। तो ये प्रिंसिपल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन देशों में जहाँ मिलिट्री कुप्स होते हैं। हेनकिन कहते हैं कि मिलिट्री सिर्फ इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर काम करे। आर्म्ड फोर्सेज का रोल है कंट्री की सिक्योरिटी, ना कि पॉलिटिकल पावर लेना। जैसे इंडिया में मिलिट्री का पूरा कंट्रोल डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के पास होता है, जो एक सिविलियन मिनिस्ट्री है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि पुलिस लॉ के अंडर फंक्शन करे और जुडिशियरी कंट्रोल में रहे। इस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर पुलिस लॉ ब्रेक करे या अपने पावर्स का मिसयूज करे तो कोर्ट उसे रोक सकती है। ये प्रिंसिपल सिटीजन्स को अनलॉफुल अरेस्ट, कस्टोडियल टॉर्चर और हैरेसमेंट से बचाता है। पुलिस का काम है लॉ एनफोर्स करना, ना कि फियर स्प्रेड करना। यहाँ पे आखिरी प्रिंसिपल है रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स, यानी इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस प्रिंसिपल के तहत हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी, डिग्निटी, लिबर्टी और प्राइवेसी मिलनी चाहिए। हेनकिन कहते हैं कि ये राइट सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी में भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इन राइट्स को गारंटी करता है और कोर्ट्स इंश्योर करता है कि उनका वायोलेशन ना हो। तो दोस्तों, लुइस हेनकिन के 8 प्रिंसिपल्स हमें क्लियरली बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक एक्टिव और लिविंग प्रिंसिपल है जो गवर्नेंस को पीपल सेंट्रिक बनाता है। इन प्रिंसिपल्स के बिना कॉन्स्टिट्यूशन एक खाली किताब बन जाता है। इन्हीं वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करके हम एक जस्ट, फेयर और डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट सिर्फ रूल नहीं करती, सर्व भी करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।